करण जो कि एक करोड़पति लड़का है, अच्छा खासा बिजनेस किया करता है और अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। उसके जीवन में पहले तो काफी ज्यादा कष्ट थे, लेकिन अब उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसकी खुद की एक कंपनी है जिसको वो अच्छी तरह से चला रहा है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। एक दिन शाम के समय जब अपनी कंपनी से वापस लौट रहा था अपनी गाड़ी से, तो रास्ते में बहुत सारी पुरानी बातों को सोच रहा था, याद कर रहा था उन दिनों को जब उसकी माँ ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके उसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। माँ के इन बलिदानों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो सोचने लगता है कि यार उस टाइम पर तो मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आज जाकर मैं अपनी माँ से पूछूंगा कि माँ अगर आप कुछ चाहती हो तो आप मुझे बता दो, अगर माँ ने एक अच्छा भी मुझे बता दी तो मैं उसे जरूर से पूरा करूंगा। यही सोचते हुए वह अपनी आंखों में आंसू लेकर गाड़ी को चलाता चलाता सीधा अपने बहुत बड़े बंगले में पहुंच जाता है, जिस बंगले के अंदर वह अपनी माँ के साथ रहा करता है। वहां पर जाने के बाद वह गैराज में अपनी गाड़ी को लगा देता है और उसके बाद उतरकर उस बंगले के अंदर चला जाता है। वहां पर उसने कुछ नौकर चाकर भी रख रखे हैं जो उस माँ की देखभाल किया करते हैं, लेकिन जैसे वो आज अपनी माँ के पास जाता है तो वहां पर जाकर सबसे पहले अपनी माँ के पैर छूता है और पैर छूने के बाद उससे हालचाल पूछने लगता है। ऐसा वह रोज किया करता है क्योंकि उसकी माँ ने मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया है, तो वह उसका एहसान जानता है। इसके बाद जब माँ बता देती है हाँ बेटा ठीक ठाक हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो उसके बाद कहने लगता है कि माँ अब तो मैं अच्छी तरह से कामयाब हो गया हूँ और मैं कुछ चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर माँ कहने लगती है बताओ बेटा तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम अपनी कोई इच्छा बताओ और मैं उस इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। माँ इस बात को सुनकर कहने लगती है कि बेटा मेरी तो कोई भी इच्छा नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। मेरा एक ही बेटा था और वो भी अच्छी तरह से कामयाब हो गया और मुझे अब क्या चाहिए, इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तेरी एक अच्छी सी लड़की से शादी हो जाए और वही काफी है। लेकिन तभी जो बेटा होता है वह दोबारा से कहने लगता है कि नहीं माँ कोई ना कोई इच्छा तो तुम मुझे बताओ और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर माँ अपने दिमाग पर जोर देने लगती है और सोचने लगती है कि कौन सी इच्छा अपने बेटे को बताऊं जिसे पूरा कर सकता है। और तभी अचानक से उसे आज से लगभग 15 साल पहले की एक बात याद आती है। इस बात को याद करते ही माँ के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं और उसके बाद माँ बिस्तर से खड़ी होने लगती है। बेटा पूछता है कि माँ क्या हुआ, कहां पर आप जा रही हो। तो वो कहती है बेटा एक मिनट तो रुक जा, तूने पूछा था ना कि तुम मेरी इच्छा पूरा करना चाहता है, तो मैं तुम्हें इच्छा ही बताने जा रही हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ लेकर आना होगा। इस बात को कहकर माँ वहां से अपने उस स्टोर रूम में जाती है जहां पर उनका पुराना सामान रखा हुआ था। वो अटैची, जिस अटैची को लेकर माँ बेटे एक शहर से दूसरे शहर घूमा करते थे ताकि उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाए और बेटे की पढ़ाई के लिए जो माँ होती है जगह जगह पर काम किया करती थी। उस अटैची के अंदर उनकी कुछ पुरानी यादें समेट कर रखी हुई थी और जैसे ही माँ जाकर स्टोर रूम के अंदर उस अटैची को खोलती है तो उसके अंदर से एक लेटर को निकालती है जो काफी पुराना लेटर है। उसके बाद जो माँ होती है उस लेटर को लेती है और लेने के बाद सीधा अपने बेटे के पास चली जाती है और अपने बेटे के हाथ में उस लेटर को थमा देती है। बेटा उस लेटर को खोलता है और खोलने के बाद एकदम से जैसे उसे पढ़ता है तो पढ़ने के बाद समझ जाता है कि माँ की कौन सी इच्छा है और किस इच्छा को माँ पूरा करने के लिए बोल रही है। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि माँ इस चीज को तो हम भूल ही गए थे, लेकिन आप चिंता मत करो, अब मैं जरूर से अपना वो कर्ज चुका दूंगा जो बचपन में आपने मेरे लिए लिया था। इस बात को कहकर माँ बेटे दोनों मुस्कुराने लगते हैं और दूसरे दिन यहाँ पर जो करण होता है वह वहां से अपनी गाड़ी लेता है और गाड़ी लेकर निकल पड़ता है एक अनजान सफर के लिए, जहां पर कुछ तार उसके बचपन से जुड़े हुए थे, तो उन्हीं तारों को हिलाने के लिए और वहां पर अपने बचपन का कर्ज चुकाने के लिए वह गाड़ी लेकर यहां से लगभग 3 घंटे का सफर तय करता है और सफर तय करने के बाद दोपहर के लगभग 12 बजे एक शहर में पहुंच जाता है। शहर के अंदर जाकर वह एक गरीब बस्ती में जाता है, जिस गरीब बस्ती की गलियों को देखकर करण को बहुत कुछ याद आने लगता है। दरअसल इस शहर के अंदर वह अपनी माँ के साथ कभी रहा था और यहाँ पर उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके उसको पढ़ाया लिखाया था। इन गलियों को देखने से करण को वो सारी बातें याद आ रही हैं और धीरे धीरे वह उस बस्ती के अंदर जाता चला जा रहा है। उस बस्ती के अंदर जाकर एक चौराहे पर वो खड़ा हो जाता है और वहां पर एक दुकान की तरफ देखने लगता है, जिस दुकान के ऊपर लिखा हुआ था पवन किराना स्टोर, लेकिन उसके नीचे आज एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि यह दुकान बिकाऊ है और उस दुकान का शटर पूरी तरह से बंद था। अब जैसे ही यहां पर जो करण होता है वह पवन किराना स्टोर को देखता है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कुछ देर तक एकटक उसको निहारता ही रहता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। थोड़ी देर उस दुकान को देखने के बाद वह उस दुकान के साइड वाले किराना स्टोर पर चला जाता है जहां पर एक लड़का काम कर रहा था और उससे पूछने लगता है कि भाई साहब ये साइड वाली दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी। अब इस बात को सुनकर जो वह किराने की दुकान पर लड़का था
वह कहने लगता है कि क्यों साहब, आपको कुछ खरीदना है तो आप मुझसे खरीद लीजिए, ये साइड वाली दुकान तो शायद नहीं खुलेगी क्योंकि इसका जो मालिक है वो काफी ज्यादा बीमार है और ये लोग इस दुकान को बेचना चाहते हैं। इस बात को सुनते ही करण के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि इस दुकान के मालिक का उस पर कर्ज था और वह उस कर्ज को चुकाने के लिए आया था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा बीमार है। तो उसके बाद वह उस साइड वाले व्यक्ति से पूछने लगता है कि क्या आपको पता है कि वो लोग कहां मिलेंगे। तो यहां पर जो लड़का होता है वह उन्हें बता देता है कि पास ही का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर उसकी बेटी ने उसको एडमिट करवा रखा है और वो दोनों वहीं पर आपको मिलेंगे। अब इस बात को सुनकर उसको हैरानी होती है और वह पूछने लगता है कि बेटी, मेरे ख्याल से तो उनका कोई भी परिवार नहीं था, फिर उनकी बेटी कहां से आ गई। तो यहां पर जो वह लड़का होता है जो साइड में किराने की दुकान चलाया करता है वह उसे बताता है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने एक बच्ची को गोद ले लिया था क्योंकि उस बच्ची के माता पिता के हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और वह बच्ची पूरी तरह से अकेली हो गई थी। उनका कोई भी नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बच्ची को अपने साथ रखकर पाल पोस कर बड़ा करूं और वह बच्ची साथ में बड़ी तो हो जाती है। लेकिन अब जैसे उसकी शादी की उम्र होती है और यहां पर जो किशन लाल जी होते हैं वह उसकी शादी की चिंता करते हैं, तो उसी दौरान किशन लाल जी की तबीयत खराब रहने लगती है। इस बात को सुनकर यहां पर जो करण होता है उसे बड़ा ही बुरा लगता है और फिर उसके बाद वह उस लड़के से कहने लगता है कि भाई आप मुझे बताओ कि वो कहां पर मिलेंगे और मुझे उनसे जरूर से मिलना है। तो वह लड़का पूछने लगता है कि भाई आप कौन हो, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या आप उनके कोई रिश्तेदार हो। तो यहां पर करण कहता है कि भाई मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूं, मैं उनके परिवार वाला ही हूं, एक तरह से आप मुझे उनका बेटा ही मान लो और मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। इस बात को सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा आश्चर्य होता है और उसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है, आप फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ और वहां पर वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो करण होता है उस हॉस्पिटल की तरफ अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाता है, जो हॉस्पिटल यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। करण अपनी गाड़ी को लेकर साथ में उस लेटर को लेकर उस हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद रिसेप्शन पर एक नाम पुकारता है कि किशन लाल जी से मिलना है, वो कौन सी जगह पर हैं। तो इसके बाद जो हॉस्पिटल वाले होते हैं उसे एक जनरल वार्ड के बारे में बताते हैं और वहां पर एक बेड नंबर बताते हैं। बेड नंबर 24 पर जो किशन लाल जी हैं वे लेटे हुए हैं, आप वहां पर जाकर उससे मिल सकते हो। यहां पर जो करण होता है वह अब वार्ड की तरफ बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके वह उस वार्ड तक पहुंच जाता है, जहां पर जाने के बाद वह देखता है कि किशन लाल जी बिस्तर पर पड़े हुए हैं और उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बार बार उनको दी जा रही है। उनके हाथ में ग्लूकोज लगा हुआ है और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब लग रही है। वहीं पर उनके साइड वाले बिस्तर पर ही एक लड़की बैठी हुई है जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और जवान भी है। इसे देखकर वह समझ गया था कि शायद ये वही लड़की होगी जिसको इन्होंने गोद लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो करण होता है धीरे धीरे किशन लाल जी के पास पहुंच जाता है और करण ने तो किशन लाल जी को पहचान लिया था, लेकिन किशन लाल जी होश में होते हुए भी करण को नहीं पहचान पाते हैं। और जब करण जाकर किशन लाल जी से कहता है कि बाबा मैं आ गया आपका कर्ज चुकाने के लिए, तो वे बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपनी बेटी से जिसको उन्होंने गोद लिया है इशारा करके उस ऑक्सीजन मास्क को निकालने की बात करते हैं। जो यहाँ पर लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम कल्पना था वह उनके ऑक्सीजन मास्क को हटा देती है, क्योंकि इतना वो मास्क हटा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि जब कभी थोड़ी बहुत बात करनी हो तो आप बेशक से इनका मास्क हटा सकते हो। तो उसके बाद जैसे ही मास्क हटाया जाता है तो यहाँ पर किशन लाल जी कहने लगते हैं बेटा तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम पर मेरा कौन सा कर्ज है। तो इसके बाद जो करण होता है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि बाबा आप तो काफी ज्यादा महान हो, आपने हमें कर्जमान भी कर रखा है और यह भी भूल गए कि कौन सा कर्ज है। मेरा नाम करण है और मैं सावित्री का बेटा हूं। इस बात को सुनकर जो किशन लाल जी होते हैं वो पुरानी बातों में फ्लैशबैक में खो जाते हैं और थोड़ी देर तक सोचने लगते हैं। लेकिन तभी यहां पर जो करण होता है उस लेटर को किशन लाल जी के सामने कर देता है जो उसकी मां ने उसे दिखाया था, और उस लेटर के बारे में किशन लाल जी को भी अच्छी तरह से पता था क्योंकि उस लेटर को किशन लाल ने ही लिखा था। इस लेटर को देखते जो किशन लाल जी होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह करण की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है। लेकिन तभी ऑक्सीजन लेवल गड़बड़ी होने के कारण उनकी सांस तेज चलने लगती है और यहां पर करण दोबारा से उस मास्क को उनके चेहरे पर लगवा देता है और कहता है कि बाबा अब आप चिंता मत करो, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इस बात को देखकर कल्पना पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि जैसे ही यहां पर इस व्यक्ति ने उन्हें लेटर दिखाया तो यहां पर बाबा की सांसें भी तेज हो गई और उनकी आंखों से भी आंसू आ गए और वह ऐसे देख रहे थे कि मानो इस लड़के को अच्छी तरह से जानते हों। इसके बाद जो कल्पना होती है वह उससे पूछने लगती है कि भैया आप कौन हो और आप इस तरह से यहां पर क्यों आए हो और क्या लिखा हुआ है इस लेटर में। तो उसके बाद जो करण होता है उस लेटर को किशन लाल जी के हाथ से लेकर कल्पना को दे देता है और कहने लगता है कि बहन तुम ही इसे पढ़ लो, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो कल्पना होती है उस लेटर को अपने हाथ में लेती है और उसके बाद उसे पढ़ने लगती है। दरअसल उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि बेटी तुम्हें कर्ज पटाने की जरूरत
जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा बेटा कामयाब हो जाए तो उसके बाद मेरे कर्ज को तुम्हारा बेटा ही पटा देगा। यह सब कुछ किशनलाल जी की लिखाई थी और यहाँ पर जो कल्पना होती है उस लिखावट को अच्छी तरह से पहचान लेती है। उसके बाद कल्पना इस बात को तो समझ गई थी कि कोई कर्ज की बात हो रही है, लेकिन कौन सा कर्ज और कैसे कर्ज और कब लिया था यह कर्ज, उस बात को पूछने के लिए वह करण से पूछने लगती है कि ये बताओ कौन सा कर्ज था जिस कर्ज के बारे में पिताजी आपको लिख रहे थे। तो उसके बाद करण कहने लगता है कि इन बातों का अभी टाइम नहीं है, ये बातें बाद में करेंगे, पहले तुम ये बताओ कि अंकल जी को क्या हुआ है, पहले इनका इलाज जरूरी है, डॉक्टर साहब से बात करके इनका इलाज करवाना है और उसके बाद बात मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इस बात को सुनकर जो कल्पना होती है वो बताने लगती है कि यहाँ पर पिताजी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और इनके ट्रीटमेंट के लिए ढेर सारा रुपया पैसा खर्च आने वाला है। इसी वजह से हम उस किराने की दुकान को बेच रहे हैं ताकि हमें पैसे मिल सके और पैसों से मैं पिताजी की इलाज करवा सकूं। पिताजी तो मना भी कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती और मुझे इनको ठीक ठाक देखना है। अब हमारे पास और तो कोई रुपया पैसा नहीं है, उसी दुकान के सहारे से हमारा घर चला करता था, लेकिन अगर पिताजी ठीक हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, घर चलने का भी देखा जाएगा। इस बात को कहते हुए कल्पना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद जो करण होता है वह उसको चुप कराता है, कहता है कि बहन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस बात को सुनकर कल्पना भी उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है, लेकिन तभी जो करण होता है वहां पर डॉक्टर साहब को बुलाता है और बुलाने के बाद पूछने लगता है कि डॉक्टर साहब इनके इलाज में कितना खर्चा आएगा। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इनको एडमिट रखना पड़ेगा, तकरीबन 1.5 से 2 महीने एडमिट रहेंगे और इनके इलाज में लगभग 3 से 4 लाख रुपए का तो खर्चा आ ही जाएगा। इस बात को सुनकर जो करण होता है वो कहने लगता है कि बस इतनी सी बात है, आप आराम से इनका इलाज चालू करो और जितना भी खर्चा आएगा वो सारा के सारा बिल मैं दे दूंगा। यहाँ पर जो करण होता है फौरन से चेकबुक निकालता है और चेक काटकर डॉक्टर साहब को दे देता है, जिसके अंदर 3 लाख रुपए लिखे हुए थे। कहता है कि इन पैसों को खर्च हो जाने दो और उसके बाद जो भी पैसे खर्चे आएंगे मैं अपने आप आपको दे दूंगा, क्योंकि वहां पर उसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। यह बात देखकर कल्पना और भी ज्यादा इस बात को जानने के लिए जिज्ञासु हो जाती है कि कौन है यह व्यक्ति जो मेरे बूढ़े बाबा के लिए इतने सारे पैसे दे रहा है। इसके बाद यहां पर जो करण होता है वह कल्पना से कहता है कि चिंता मत करो और तुम भी आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद जो कल्पना होती है उससे नहीं रहा जाता और वह पूछने लगती है भैया आप ये तो बताओ कि आप हो कौन, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं पहचाना। तो उसके बाद करण कहने लगता है कि देखो मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो यहाँ पर कैंटीन में चलते हैं और वहां पर बैठकर बातें करेंगे, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद कल्पना और करण दोनों के दोनों कैंटीन में जाते हैं और वहां पर बैठकर अपने खाने के लिए कुछ मंगाते हैं। करण ने कल्पना के लिए भी मंगाया था और उसके बाद कल्पना को खाना खिलाने लगता है। खाना खाने के दौरान यहां पर जो कल्पना होती है वो एक बार फिर से पूछती है और इसके बाद करण सारी की सारी बातें उसे बताने लगता है। कहता है कि मेरा नाम करण है और मेरी मां का नाम सावित्री है। मैं और मेरी मां और मेरे पिता अच्छी तरह से एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक दिन मजदूरी पर जाते समय मेरे पिता की एक हादसे में मौत हो जाती है और उसके बाद इस दुनिया के अंदर मैं और मेरी मां एक दूसरे के रह गए थे। उसके बाद मां मुझे पालती पोसती है और पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहती है, इसीलिए वह दूसरों के घरों में काम किया करती और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। मेरा स्कूल में एडमिशन हो जाता है और उसके बाद जैसे मैं 5वीं क्लास में आता हूं तो तभी जहां पर हम रहा करते हैं वहां के कुछ लोग हमें परेशान करने लगते हैं और जब मेरी 5वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है और 6वीं क्लास में एडमिशन होने वाला होता है तो तभी हम इसी शहर की इसी बस्ती में आते हैं जहां पर तुम लोगों की दुकान है और वहीं पर आकर रहने लगते हैं। अब उस बस्ती के अंदर रहने के दौरान हम तुम्हारी दुकान से सामान लिया करते थे और यहां पर जो किशनलाल जी हैं उनसे हमारी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी, लेकिन मेरी मां के लिए साथ में मुझे पढ़ाना लिखाना भी काफी ज्यादा चुनौती भरा था और इसी वजह से कभी कभी पैसों की तंगी हो जाया करती थी। तो जब भी कभी फीस भरने के लिए पैसे कम हुआ करते तो यहां पर जो मां होती है वो राशन को उधार ले लिया करती और किशनलाल जी को भी पता था कि ये बेचारी बड़ी मुसीबत से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही है, तो इसी वजह से वो उन पैसों को लेते भी नहीं थे और मना कर दिया करते थे। कहा करते थे कि बेटा कोई बात नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो इस बच्चे की पढ़ाई में अगर थोड़ा सा मेरा योगदान हो जाएगा तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और यहां पर हम लोग 2 साल तक रहते हैं और 2 साल बाद हम लोग यहां से चले जाते हैं। जाने से पहले जो मेरी मां होती है किशनलाल जी से हिसाब किताब पूछती है, तो उसके बाद किशनलाल जी मेरी मां को ये चिट्ठी दे देते हैं जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब इस बात को सुनते ही यहां पर जो कल्पना होती है उसकी आंखें भी पूरी तरह से भर आती हैं अपने पिता की अच्छाई को देखकर। इसके बाद वो दोनों वहां पर खाना खाते हैं। यहां पर जो करण होता है वह किशनलाल जी का अच्छे से इलाज करवाता है और जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तो उसके बाद जो किशनलाल जी होते हैं वह करण को देखकर बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा सच में तू कामयाब हो गया, तेरी मां कहा करती थी कि तू जरूर से कामयाब होगा, तो तूने वो चीज करके दिखा दी। उसके बाद करण कहने लगता है कि बाबा ये सब कुछ आपका ही आशीर्वाद है और आप सुनाओ आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो किशनलाल जी कहने लगते हैं कि बेटा ये सब ऊपर वाले का खेल है, न जाने कब इंसान पर कैसा मुसीबत का समय आ जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। मेरा भी मुसीबत का समय था, काफी दिनों से तबीयत
खराब चल रही थी और तबीयत खराब चलने के कारण जो पैसे कुछ मैंने इकट्ठा कर रखे थे वो सारे पैसे भी इलाज में लग जाते हैं और अंत के दर्जे हमें दुकान बेचने का बोर्ड लगाना पड़ता है। लेकिन तभी करण कहता है कि बाबा इस दुकान को तो आपको बेचने की जरूरत नहीं है और आपको यहां पर रहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा बंगला ले लिया है और आप चलो उसी घर के अंदर रहना, क्योंकि वहां पर माँ भी है और माँ भी आपसे मिलकर बड़ी खुश होगी। अब किशनलाल जी पहले तो मना करते, कहते कि नहीं बेटा, मेरे ऊपर बेटी की शादी की जिम्मेवारी है, इसकी शादी करने के बाद ही मैं कहीं जा सकता हूं। तो करण कहने लगता है कि आप क्यों चिंता कर रहे हो इस चीज के लिए, मैं अब अच्छा खासा कमाया करता हूं और मेरे पास इतना रुपया पैसा है कि अपनी बहन की शादी मैं धूमधाम और रीति रिवाज से कर सकता हूं, क्योंकि जब आपने बेटे की तरह मेरी परवरिश के लिए पैसे दे दिए थे तो यहां पर इस बहन की शादी करने का भी फर्ज मेरा ही बनता है। ऐसा कहकर जो करण होता है वह किशनलाल जी से जिद करने लगता है अपने साथ चलने की। लेकिन तभी जो किशनलाल जी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अभी नहीं, अभी मुझे एक छोटा सा काम और करना है, अगर तेरे पास टाइम हो तो तू चल मेरे साथ, मुझे बस्ती में कुछ लोगों से बात करनी है। अब करण पूछता है कि आपको किससे बात करनी है, तो वो कहने लगता है कि बस्ती के कुछ बुजुर्ग लोग जो मेरी बराबर के हैं, उन्होंने कई बार मुझसे कहा था कि इस तरह से तुम ऐसे ही मत रहो बिना परिवार के, बुढ़ापे में परिवार ही काम आया करता है। और मैंने कहा था कि भाई परिवार का क्या करना है जब परिवार है ही नहीं साथ में, और उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि बुढ़ापे में तेरा कोई भी साथ नहीं देगा। तो मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने अच्छाई की थी वो अच्छाई लौट कर आ गई है और आज अच्छाई मेरा साथ दे रही है। इसके बाद करण भी खुशी खुशी उसके साथ चलता है और यहाँ पर जो किशनलाल होता है वह उन सभी लोगों को उल्टा ताना मारने लगता है। कहता है कि देखो पैसे काम नहीं आए, मेरी नेकी काम आई और ये है वो लड़का। जब वो लोग इस बात को देखते हैं कि इतना बड़ा होने के बाद भी ये उसके कर्ज चुकाने के लिए आया है, तो उसके बाद उनके सर नीचे की तरफ हो जाते हैं और यहाँ पर जो किशनलाल होता है वह अब करण के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। किशनलाल और कल्पना अपना छोटा मोटा सामान पैक करते हैं और सामान को पैक करने के बाद सीधा यहाँ से पहुंच जाते हैं करण के घर में, बहुत बड़ी हवेली में। अब जैसे यहाँ पर करण की माँ किशनलाल जी को देखती है जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले हैं और काफी ज्यादा कमजोर भी हैं, तो उसके बाद वह एकदम से खुश हो जाती है और उससे हालचाल पूछने लगती है, कहने लगती है कि भैया आपकी तबीयत ठीक है। तो यहाँ पर किशनलाल उसको देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि बहन मैंने नहीं सोचा था कि आप लोग कभी लौटकर भी आओगे, मैंने तो वैसे ही आपकी मदद कर दी थी। लेकिन तभी सावित्री कहने लगती है कि भैया आते कैसे नहीं, आपने मुसीबत में हमारा साथ दिया था और मुसीबत में जो साथ देता है वो हमेशा याद रहता है। इसके बाद जो करण होता है वहीं पर अपनी उस बहन कल्पना की भी शादी करा देता है अच्छे से घर में, बड़ी धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ। और किशनलाल आज तक भी उनके साथ ही रहा करते हैं। कभी कभार उनका मन किया करता है तो करण अपने साथ उन्हें बैठाकर यहाँ पर ले आया करता है और इन लोगों से मिला लिया करता है जिनके साथ उनका जीवन व्यतीत हुआ है, और वो लोग भी इसको देखकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि नेकी लौटकर आ जाया करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।